ऑलराइट, सो लास्ट टाइम हम फ्रोबेनियस मेथड कर रहे थे। और फ्रोबेनियस मेथड में हमने ये चीज सीखी थी कि फ्रोबेनियस मेथड के थ्रू आप एक सीरीज लिखते हैं। फ्रोबेनियस सीरीज क्या जाता है उसको, और वो बेसिकली सॉल्यूशन होता है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का। और उसको आप एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो है जी टू द पावर आर मल्टीप्लाई करते हैं पावर सीरीज के साथ। यहाँ पर जो मेरा पॉइंट है जिसके अराउंड में ये पावर सीरीज एक्सपेंड कर रहा हूँ वो जीरो है। ठीक है, अदरवाइज मैं इसको y ऑफ z माइनस जी नॉट लिखता, और राइट हैंड साइड पे भी z माइनस जी नॉट पावर n आती। लेकिन चूंकि हमारा z नॉट फर्ज करें वो सिंगुलर पॉइंट है जो जहां पर आपके पी जी और क्यू जी इन्फिनिट होते हैं। राइट। जो हमारी इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि सेकंड ऑर्डर को स्टडी कर रहे हैं तो वो इस तरह की होगी, y प्राइम z प्लस y ऑफ z, सॉरी, q ऑफ z। तो यहाँ पे एक और फंक्शन आएगा q ऑफ z, एंड देन y ऑफ z इज इक्वल टू जीरो। तो अगर पी जी और क्यू जी जो हैं वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है और डाइवर्ज कर रहे हैं जी नॉट इक्वल टू जीरो पे, तो हम कहते हैं कि जी नॉट जीरो क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। तो ये हमने लास्ट टाइम सिंगुलर पॉइंट्स के ऊपर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। ऑर्डिनरी पॉइंट पे तो सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन सिंगुलर पॉइंट के लिए हमें फ्रोबेनियस सीरीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। अगर मैं आर को जीरो ले लूं तो ये फिर पावर सीरीज मेथड ही बन जाता है। बहरहाल, फिर हमने कुछ मिसालें की थी, और उसमें मैंने बताया था कि जो वन सॉल्यूशन है इस मेथड से वो गारंटीड होता है। वन सॉल्यूशन ऑफ दिस ओडीई इज गारंटीड। फ्रोबेनियस मेथड एक सॉल्यूशन को गारंटी कर देता है, राइट। और दूसरा सॉल्यूशन कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको बताई थी, ये 16.20 एग्जांपल है हॉब्सन की बुक से। और वो इक्वेशन ये है कि z इंटू जी माइनस वन वाई डबल प्राइम प्लस 3z वाई प्राइम प्लस वाई इक्वल्स जीरो। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप देखें, इसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, 3/z, z कैंसिल हो जाएगा तो z माइनस वन रह जाएगा, वाई प्राइम प्लस y/z, z माइनस वन इक्वल टू जीरो। जिसमें से मुझे नजर आ रहा है कि जो पी जी है दैट इज इक्वल टू 3/z माइनस वन, और जो क्यू जी है दैट इज इक्वल टू 1/z इंटू जी माइनस वन। तो यहाँ पर अगर मैं z इज इक्वल टू जीरो लूँ तो आप देख रहे हैं कि जो पी जी है वो तो फाइनाइट हो जाएगा, लेकिन जो क्यू जी है वो डाइवर्ज कर जाएगा। तो इसका मतलब है, इससे क्या साबित हुआ कि z इज इक्वल टू जीरो एक सिंगुलर पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड। फ्रोबेनियस मेथड के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं y इक्वल्स, राइट, सो यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड या फ्रोबेनियस सीरीज, y को लिखा जा सकता है z टू द पावर r n इक्वल जीरो टू इंफिनिटी, और कोएफिशिएंट आएगा a n जो कि कांस्टेंट है z टू द पावर n। और फिर अगर मैं y प्राइम लिखूं
तो वो किसके बराबर होगा? आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लोगे बस। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ वैसे, अगर थोड़ा सा देखें तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है एन प्लस आर, राइट। तो वाई प्राइम जब मैं लूंगा तो क्या होगा? सिंपली ए एन उधर ही रहेगा, पावर नीचे आ जाएगी जी की, और जी की पावर में से वन माइनस कर देंगे। सिमिलरली वाई डबल प्राइम आप निकालें, समेशन वैसे ही रहेगा, ए एन एन प्लस आर, अब फिर जी की पावर नीचे आ जाएगी, एन प्लस आर माइनस वन, और जी एन प्लस आर माइनस टू आ जाएगा। इन तीनों चीजों को अब आपने इस इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ पे जब आप इसको पुट करेंगे तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। सो लेट्स से इसको पुट करके देखते हैं। सो z इंटू जी माइनस वन टाइम्स वाई डबल प्राइम, तो z इंटू जी माइनस वन टाइम्स डबल प्राइम, जो कि ये चीज है, टाइम्स जी पावर n प्लस आर माइनस टू। फिर उसके बाद दूसरी टर्म क्या है जी? प्लस थ्री जी वाई प्राइम, प्लस थ्री जी वाई प्राइम। सो वाई प्राइम क्या है? जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एन प्लस आर जी पावर एन प्लस आर माइनस वन, प्लस आखिरी टर्म क्या है? सिंपली वाई इक्वल टू जीरो। तो वाई हमारा क्या है? जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जी टू द पावर एन प्लस आर इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में आप कुछ तब्दीलियां करेंगे। आपने ये सारे कोफिशिएंट्स एक्चुअली इक्वल करने होते हैं जो यहाँ पे मौजूद है। पहले मैं ये करता हूँ कि z को कंबाइन कर देता हूँ, तो z माइनस वन यहाँ पे रह जाएगा, n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एन प्लस आर एन प्लस आर माइनस वन टाइम्स एक z मैंने यहाँ पे भी रखा हुआ है, तो इस z को मैं यहाँ पे कंबाइन कर रहा हूँ। क्लियर? तो जब इस इन दोनों को मैं कंबाइन सॉरी इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो ये बन जाएगा आर माइनस वन। सिमिलरली यहाँ पर थ्री है, तो n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एन प्लस आर के कुछ और लोग ऐड हो रहे हैं, मैं अगर उनको कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी z मौजूद है, तो ये बन जाएगा n प्लस आर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एन प्लस आर इक्वल जीरो। अब आप देखेंगे यहाँ और यहाँ तो कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, सॉरी z की पावर क्या है, डिफरेंट है। तो z की पावर को अब आप सेम करेंगे, ठीक है, इस वाली में। तो क्या करेंगे आप? z माइनस वन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एन प्लस आर एन प्लस आर माइनस वन। तो इसको मैंने चेंज करना है, तो ऐसा करते हैं, आ, चले मैं एक दफा ये लिख लेता हूँ, एन प्लस आर माइनस वन। तो इस टर्म को मैंने एन प्लस आर में लेके जाना है ना। तो इस सारी चीज को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे चेंज ऑफ वेरिएबल करके देख लेते हैं। सो एन प्लस आर माइनस वन, इसको इक्वल कर लें आप के प्लस आर के, बाद में मैं के को एन कह सकता हूँ। तो राइट, तो ये आर आर से कैंसिल हो जाएगा, और एन आपका क्या आ जाएगा? के प्लस वन, राइट। ठीक है, सो ये टर्म क्या बन जाएगी? जी माइनस वन। अब एन की जगह पे अब देखें, जब एन जीरो है तो के क्या हो रहा है? माइनस वन हो रहा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। मुझे ऐसा करना पड़ेगा फिर, यानी माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन हम सीरीज को जीरो से शुरू करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी कोई ऐसी पावर ली जाए कि जो ये माइनस पे ना जाए, ये चीज। तो इसका ये तरीका किया जा सकता है कि देखें यहाँ पे अगर मैं के पुट करूँ तो वो माइनस वन टू इन्फिनिटी हो जाता है ना, और ए की जगह पे क्या आ जाता है? के प्लस वन, और एन की जगह पे क्या आ जाता है? अगेन के प्लस वन, तो के प्लस वन प्लस आर। फिर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? के प्लस आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी पावर के प्लस आर, राइट।
तो ये चीज बन जाती है। लेकिन इसमें आप अब चूंकि बाकी जो समेशंस हैं वो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस समेशन को भी आप एक टर्म अगर एक्सपेंड कर लेंगे तो पहली टर्म आपके पास क्या आएगी, z-1। जब मैं समेशन एक्सपेंड करूंगा तो वो आएगी -1 + 1 विल बी 0। और सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा r, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r-1, और z की पावर क्या आ जाएगी, r-1। ठीक है। प्लस अब मैं इसको लिख सकता हूँ n = 0 to infinity, और साथ क्या आ जाएगा आपके k+1, बल्कि इसको k लिखते हैं अभी, k = 0, सो k+1 टाइम्स z-1 टाइम्स k+r, और फिर k+r+1 और z पावर k+r। राइट। तो ये वाली जो टर्म है इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ये टर्म और ये दोनों टर्म्स, अब आप देखें के को अगर मैं n कह दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनके इनके जो z की पावर है इन पे सेम है। तो यहां से मुझे आप देखें n+1 वाली टर्म मिल रही है। ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको लिख लेता हूँ, यानी मैंने ये वाली जो सारी कोशिश की है ना वो पहली टर्म के लिए की है। तो इस टर्म को मैंने अब आप वापस वहां पे पुट करना है, और चूंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ, a0 तो मेरा जीरो नहीं है, तो और चूंकि मैं Ali, इंटरेस्टेड, सॉरी जी, yeah, can you quickly make me co-host ताकि मैं अगर कोई लोग आना चाह रहे हैं तो उनको ऐड कर दूं और तुम दैट्स इट कर दो। थैंक यू। हाँ अभी हो गए आप। Let me check quickly. हम्म। यस, co-host बना दो ताकि अगर कोई आना चाहता है तो फिर तुम्हें ना डिस्टरबेंस हो। ठीक है। जी सर, मैं पेंडिंग पे था, अब मैं ऐड हो चुका हूँ। थैंक यू। बस ये अब आप चेक करें आपको होस्ट हैं। यस, शुक्रिया। चलो ठीक है। तो अब आप इसको कर लें थोड़ा सा। मैं सिर्फ अब इसको सारा सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन मैंने सिर्फ आपको बताया है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एक रेफरेंस रिलेशन आ जाएगा। ठीक है। तो और पहले आप इंडिशियल इक्वेशन बनाएंगे, तो इंडिशियल इक्वेशन जब बनेगी वो n = 0 पे बनती है। ठीक है। इंडिशियल इक्वेशन जो है इस प्रॉब्लम में वो आएगी आपके पास सिंपली r × r-1 = 0। कैसे, यहाँ पे देखें a0 वाली टर्म आपको नजर आ रही है ना, तो इसको मैं जो है ले रहा हूँ, यानी चलिए मैं ऐसा करता हूँ एक दफा लिख ही लेता हूँ ताकि ना मुझे बार बार ये कंफ्यूजन ना हो कि क्या हो रहा है। तो मैं ये कर रहा हूँ अभी कि मैं इस टर्म को इसकी असल जगह पे ले जा रहा हूँ। सो लेट मी टेक दिस टर्म हियर, क्योंकि ये मेरी पहली टर्म है। राइट। उसके बाद दूसरी टर्म्स जो हैं वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो ये वाली जो टर्म्स हैं ये मेरे पास दूसरी और तीसरी टर्म्स हैं, तो यहाँ से इनको मैं कॉपी करूंगा और इनको यहाँ पे प्लस कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये पेस्ट हो जाएगी यहाँ पर। काफी लंबी हो गई है, परेशान नहीं होना इससे। चलो कोशिश करते हैं इकट्ठा देखने की। आई डोंट नो अब आपको नजर आ रही है, ये क्लियर है स्क्रीन, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? मैं चाह रहा हूँ इसको एक इक्वेशन के तौर पे दिखाऊं आपको। क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है सारा चले, सब। थैंक यू। थैंक यू। ओके, अब देखें आप जो पहली टर्म है, राइट, ये वाली, तो यहां से अब आपको क्या मिलेगी, इंडिशियल इक्वेशन। तो यहाँ कंडीशन आप ये लगाएंगे कि a0 0 नहीं है। ठीक है। कोएफिशिएंट की सिर्फ बात करनी है। चले मैं लिख लेता हूँ एक दफा फिर लिख लेता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ z⁻r-1 इक्वल्स 0। राइट। क्योंकि राइट हैंड साइड पे जीरो है तो हर टर्म का कोएफिशिएंट जीरो होना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे,
जीरो पुट करोगे तो वो आ जाएगी z-1 a नॉट r(r-1) इक्वल टू 0, राइट। अब आप देखें यहाँ पे कंडीशन हमारी ये है कि a नॉट 0 नहीं है और z को मैं 0 पुट करता हूँ, जो कि मेरा ऑर्डिनरी, जो कि मेरा सिंगुलर पॉइंट है। तो उस पॉइंट के ऊपर ये क्वेश्चन मुझे दे रही है r (r-1) माइनस लगा लें अगर लगाना है तो 0, मतलब माइनस का मतलब यही है ना कि आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लें। तो r(r-1) इक्वल टू 0, सो दिस इज माई इनिशियल इक्वेशन, दिस इज माई इनिशियल इक्वेशन। तो हमेशा याद रखें n इज इक्वल टू 0 वाली जो टर्म होती है वो आपको इनिशियल इक्वेशन देती है। तो इनिशियल इक्वेशन मुझे अब टू रूट्स दे रही है, और वो टू रूट्स जो हैं उनको मैं नाम दे लेता हूँ r1, उसको मैं कह लेता हूँ 1, और r2 उसको मैं कह लेता हूँ 0। तो यहाँ पहली चीज नोट करें कि r-r2 जो है, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स दैट इज इक्वल टू 1, और वो इंटीजर है। ये बात आपने भी जहन में रखनी है, क्योंकि इसकी बुनियाद पे आगे मैं सेकंड सॉल्यूशन पे लेके जाऊंगा आपको। तो रूट्स तो डिस्टिंक्ट हैं, मुख्तलिफ हैं, यानी इंटीजर डिफरेंस है, लेकिन रूट्स जो हैं वो क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। टू रूट्स आर डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट रूट्स जिनका डिफरेंस एक इंटीजर के बराबर है। तो इसमें एक चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि जो लार्जर रूट होता है वो आपको सॉल्यूशन लाजमी देगा मोस्ट केसेस में। द सॉल्यूशन इज गारंटीड फॉर लार्जर रूट, एंड द लार्जर रूट इज 1, राइट। तो ये अब हम इसको पिक करेंगे, r1 के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे। अब जो बाकी टर्म्स मैंने लिखी थी सारी, वो मिल मिला के मुझे क्या देंगी, वो मुझे ये वाली जो टर्म्स है ये मुझे क्या देंगी। देखिए इनके कोएफिशिएंट सबके सेम है, k या n का मतलब यही होता है कि वो इंडेक्स का नाम बदला है लेकिन उसकी पावर सेम है। तो इस ये सारी मिला के आपको क्या देगी, अगेन z इज इक्वल टू 0 पे, यानी z इज इक्वल टू 0 भी आपने एक जगह पे पुट करना है। तो उससे आपको मिलेगा रेकरेंस रिलेशन। इससे आप क्या बनाएंगे, रेकरेंस रिलेशन। तो थोड़ा सा एक दो स्टेप्स हैं वो अब आप कर लें। जो रेकरेंस रिलेशन आएगा वो ये आएगा, इन रेकरेंस रिलेशन is an equals n+1/n an-1, ठीक है। तो ये रेकरेंस रिलेशन आ जाएगा। अब आप गौर करें, पहली चीज रेकरेंस रिलेशन को देखते ही इसमें आपको कहीं भी r नजर आ रहा है? क्या ये रेकरेंस रिलेशन r पे डिपेंड कर रहा है? r पे ये डिपेंड नहीं कर रहा। आपको याद होगा जो पहली एग्जांपल आपने की थी उसमें रेकरेंस रिलेशन में r आता है, और वो r फिर आप पिक करते हैं जो आपने सोल्यूशन इनिशियल इक्वेशन का निकाला होता है, r1 या r2। तो यहाँ वो r ही नहीं आ रहा, पहली बात तो ये है। तो ये बिल्कुल एक नजर आ रहा है आपको, एक नई किस्म की एग्जांपल आ गई आपके सामने। तो बहरहाल अब आप इसको सेट कर दें a नॉट को इक्वल टू 1, ठीक है। तो कुछ टर्म्स निकालते हैं पहले, और मेरा n जो है यहाँ पे वो ग्रेटर और इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 वाली टर्म्स पे जाके आपको ये मिलेगा, विच यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। नेगेटिव टर्म्स नहीं हम लेते। सो यहाँ पे क्या आएगा, n को अब आप 2 पुट करें तो a2 मिलेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2+1/2 टाइम्स 1, राइट। आई थिंक 1 हो सकता है, यस 1, 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 - 1 0 देगा आपको। तो a1 में निकाल लेता हूँ, a1 क्या आएगा, सो दैट विल बी 1+1/1 टाइम्स a0, राइट। सो a2 क्या आ जाएगा, 3/2 a1, और a1 क्या आ जाएगा, 2a0। तो अगर मैं a0 को 1 कह रहा हूं तो ये 2 हो जाएगा, और a1 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब आप बनाते जाएं बनाते जाएं। कुछ और टर्म्स लिख लेते हैं, a3 लिख लेते हैं। तो a3 क्या आएगा,
A3 हो जाएगा 3 + 1 4 ओवर 3 टाइम्स A2। A2 मेरा क्या है 2, तो ये बन जाएगा 8/3। A2 3 है, सो 3 4 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। तो इसका मतलब है कि जो मेरा सोल्यूशन है YZ, जो कि इस तरह से लिखा जाता है A0 प्लस लेट मी राइट A0, चलो ऐसा करते हैं Z⁴ पहले लिख लेता हूं मैं उसको। सो A0 प्लस A1 Z प्लस A2 Z² प्लस सो ऑन। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। R को मैं R1 अब कहूंगा, जो कि 1 है, तो ये बन जाएगा Z। A0 1 है, और A1 क्या है 2, प्लस A2 क्या है 3, प्लस A3 क्या है 4, एंड सो ऑन। तो Z को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये आपको क्या देगा Z प्लस 2Z² प्लस 3Z³ प्लस 4Z4, समथिंग लाइक दिस। सो बेसिकली, बल्कि इसको अगर नहीं भी लिखना तो आप डायरेक्ट भी ये देख सकते हैं कि ये Z तो वैसे ही है, जो अंदर सीरीज लिखी हुई है, दिस इज 1 - Z², समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो ये करेक्ट है या नहीं, चलें इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मुझे अभी किताब से नहीं मैंने देखा। ऑलराइट, सो एक सोल्यूशन जो है इसको मैं Y1 कह लेता हूं, क्योंकि मैंने R1 के लिए निकाला। तो ये सोल्यूशन जो है वो मैंने R1 = 1 के लिए निकाल लिया। राइट, अब मैं लेता हूं सेकंड सोल्यूशन। चलिए मैं सेकंड सोल्यूशन अब निकालना चाहता हूं इसी रेफरेंस रिलेशन से। तो सेकंड सोल्यूशन के लिए मुझे R2 लेना पड़ेगा, और वो क्या था 0, ये जो मैंने इनिशियल इक्वेशन के सोल्यूशन निकाले हुए हैं, तो वो क्या है 0। 0 है, तो फिर रेफरेंस रिलेशन दोबारा लिखते हैं जी। क्या है रेफरेंस रिलेशन, आप दोबारा इसके लिए सॉल्व करें, तो मैं अब सिर्फ आंसर लिख रहा हूं, आपने खुद इसको करना है। तो वो आएगा ये वाला, दिस विल बी द न्यू रेफरेंस रिलेशन, ठीक है। अच्छा, इस केस में अब क्या होगा कि आपका जो n है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, या आई डोंट नो ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं या 1 से, लेकिन बहरहाल अगर n 0 से स्टार्ट करें तो नहीं, 1 से शुरू होगा, क्योंकि राइट साइड पे फिर n-1 है, तो 1 से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये कोई जादू नहीं कर रहा, ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और वहां से पता चलेगा कि n जो है वो का समेशन कहाँ से शुरू होता है। फैक्ट ये होता है कि आप राइट साइड पे देख लें, आप नेगेटिव कोएफिशिएंट्स के नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लेते, तो वहां से भी पता चल जाता है। बहरहाल यहाँ पे मैं पुट करता हूँ A1, तो आप देखें ये क्या बनेगा 1/1 - 1 टाइम्स A0। अब A0 तो 0 नहीं है, ठीक है, तो A1 क्या आ गया A0/0। तो ऊपर नॉन जीरो है, वो हमारी कंडीशन होती है इंडिशियल इक्वेशन बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इन्फिनिट हो रहा है, ठीक है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो सीरीज है वो डाइवर्ज कर रही है। तो अगर आपकी सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो वो फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो इस सारे आधे घंटे में मैंने आपको बेसिकली ये समझाया है कि ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी, ली है एग्जांपल 16.20 फ्रॉम हॉब्सन, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये फ्रोबेनियस मेथड से सॉल्व करें तो ये एक सॉल्यूशन देती है, दूसरा सॉल्यूशन आपको नहीं देती। यानी इससे जो आप इंडिशियल इक्वेशन बनाते हैं, जो कि आपने यहाँ पे बनाई है, वो इंडिशियल इक्वेशन 2 रूट्स देती है, और वो 2 रूट्स जो हैं उनका डिफरेंस नॉन नॉन जीरो होना चाहिए पहली बात, क्योंकि अगर जीरो है तो वो रिपीटेड रूट्स हो जाएंगे। तो नॉन जीरो इंटीजर अगर आ जाता है तो उस केस के अंदर आपने देखा कि एक सोल्यूशन जो लार्जर रूट वाला है वो तो आप निकाल लेते हो, लेकिन जो स्मॉलर रूट वाला सोल्यूशन है वो आपसे नहीं निकलता।
तो R2 इक्वल टू 0 के ऊपर जो रेकरेंस रिलेशन है वो डाइवर्ज कर रहा है, R1 के ऊपर जो रेकरेंस रिलेशन है वो डाइवर्ज नहीं कर रहा, वो आपको पूरी सीरीज दे रहा है। ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आ गई। ये हमारा मुकदमा है, दिस इज आवर प्रेफेस के यानी प्रेमिसेस, कि चूंकि सेकंड सॉल्यूशन हमेशा नहीं निकलता कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसके लिए आपको फिर नई टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ती हैं सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए। और ये अक्सर होता है उन केसेस में जिनमें इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस इंटीजर हो, नॉन जीरो इंटीजर हो या जीरो हो। दोनों केसेस में जीरो का मतलब है कि वो रिपीटेड रूट्स हो गए। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई? एनी क्वेश्चन सो फार इस पूरी एग्जाम्पल में? अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं चलता हूं तारुफ करवाने की तरफ सेकंड सॉल्यूशन का। सो सेकंड सॉल्यूशन, ओके। तो सेकंड सॉल्यूशन के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो ऑप्शन के अंदर भी हैं, और जब आप इंटरनेट पे तलाश करेंगे तो सिर्फ एक टेक्निक है जो सबसे ज्यादा इंटरनेट के ऊपर आपको मिलेगी, बल्कि अक्सर किताबों में भी मैंने देखा है। लेकिन वो टेक्निक में भी डायरेक्ट फार्मूला लोग बताते हैं और बस उसमें फार्मूले में चीजें पुट करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक पूरी लॉजिक है, और वो लॉजिक आती है लीनियर इंडिपेंडेंट होने से। हमें पता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिनको हम कर रहे हैं, तो लिहाजा इनके सॉल्यूशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो पहले इसकी मैं थियरी डेवलप करूंगा, आई होप कि आधा घंटा हमारा इस पे लगेगा, और इस पूरी थियरी को मुझे डेवलप करना है और उन फार्मूलों तक पहुंचना है जो आपको सेकंड सॉल्यूशन दे सकते हैं। फार्मूले मिल गए तो फिर आप सिंपली जो है उनमें वैल्यूज पुट करेंगे और सेकंड सॉल्यूशन बना लेंगे। किसी भी एग्जांपल के लिए आप उसको फिर सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारा टारगेट है अभी। ओके, सो हमने कुछ अर्सा पहले एक इस्तेलाह इस्तेमाल की थी, तो इसके तीन मेथड हैं जो हम करेंगे। ठीक है, चले मैं पहले खुलासा लिख देता हूँ। 3 मेथड्स, राइट। तो पहला मेथड जो है उसको बोलते हैं रॉन्स्कियन मेथड, और ये रॉन्स्कियन वही है जो आप हमेशा यूज करते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। दूसरा कहलाता है डेरिवेटिव मेथड, थोड़ी सी ज्यादा इसमें डेरिवेशन है, लेकिन जो फार्मूला आता है वो बड़ा जनरल फार्मूला है और वो हर जगह पे अप्लाई हो जाता है। तीसरा एक और मेथड तो है, लेकिन वो ज्यादा नहीं कराया जाता। आपको याद है आपने किया था पार्शली नाउन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो अब आप यहाँ पे करेंगे पार्शली नाउन सॉल्यूशन। तो ये भी एक मेथड इसमें इस्तेमाल होता है। हमारा फोकस जो है आज इन दोनों के ऊपर है, क्योंकि ये वाला जो है मैं आपको बताऊंगा तीसरा मेथड, वो आपने पहले किया हुआ है पार्शली नाउन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाले केस में, और वो वही टेक्निक यहाँ पे अप्लाई होती है। तो फर्स्ट 2 मेथड जो है उनकी थ्योरी डेवलप करना लाजमी है, और उससे हम वो फार्मूले निकालेंगे जिनको फिर हम इस्तेमाल किया करेंगे टू सॉल्व दिस सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, सो रॉन्स्कियन मेथड। रॉन्स्कियन मेथड तो आपको याद होगा रॉन्स्कियन क्या होता था बेसिकली। अगर आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का रॉन्स्कियन लिखते थे W, तो वो एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर आप लिखते थे और आप कहते थे जी y1 y2 y3 एंड सो ऑन। फिर दूसरे में क्या आ जाता था y1 प्राइम y2 प्राइम y3 प्राइम सो ऑन, फिर y1 डबल प्राइम y2 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है कि किस ऑर्डर की आपकी इक्वेशन है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम चूंकि ले रहे हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारा रॉन्स्कियन बहुत ही सादा सा हो जाता है, और वो बन जाता है
W इक्वल्स y1 y2 और y1 प्राइम y2 प्राइम। ये डिटर्मिनेंट आप निकालते हैं। y1 y2 यहाँ पे क्या है? y1 y2 बेसिकली जनरल सॉल्यूशन होता है, c1 y1 प्लस c2 y2। आपको पता है अगर लीनियर इक्वेशन हो तो इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन, तो y1 और y2 का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो आपको जनरल सॉल्यूशन देता है। अब यहाँ पर कंडीशन ये हमने लगानी होती है कि हमारे जो y1 एंड y2 है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अगर वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो फिर लीनियर कॉम्बिनेशन इनका बनाने की जरूरत नहीं होती, फिर आपने सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकाला है। तो लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए आप कहते हैं कि रॉन्स्कियन नॉन जीरो होना चाहिए फॉर लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, y1 एंड y2। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था बहुत पहले। यहाँ पे हम इस रॉन्स्कियन को इस्तेमाल करेंगे। मैं डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेता हूँ, तो ये मुझे देता है y1 y2 प्राइम, और ठीक है ना, डिटर्मिनेंट जैसे खोलते हैं माइनस y2 y1 प्राइम। तो रॉन्स्कियन ये दिया हुआ है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रॉन्स्कियन नाउ, जो जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं क्या करूंगा कि इस रॉन्स्कियन को मैं y1 स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। तो उससे मुझे क्या मिलेगा? उससे मुझे मिलेगा y2 प्राइम ओवर y1 माइनस y2 ओवर y1 स्क्वायर टाइम्स y1 प्राइम। अब अगर आप गौर फरमाए और याद रखें, यहाँ पर हर चीज अब मैं z के अंदर ले आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये z के अंदर है। मैंने इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है x की बजाय हमने उसको z लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो साइड पे चीज लिखी हुई है, अगर आप गौर फरमाएं तो ये d बाय डी जी ऑफ y2 ओवर y1 लिखा हुआ है। आप जरा चेन रूल लगा के देख लो। पहले आप 1 ओवर y1 को कांस्टेंट कर लो, y2 का डेरिवेटिव आएगा, देखिए पहली टर्म बन जाएगी। फिर प्लस y2 को कांस्टेंट ले लो और 1 ओवर y1 का डेरिवेटिव लो, तो वो माइनस 1 ओवर y1 स्क्वायर y1 प्राइम आएगा। तो वो देखो ये वाली टर्म बनी हुई है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि w ऑफ z जो है राइट ओवर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू d बाय डी जी y2 ओवर y1। अब हमें y1 तो पता होता है, ठीक है ना, y1 हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है जो हमने निकाला हुआ है, नाउन सॉल्यूशन है हमारा। इसका तो हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि अभी हमने एग्जांपल में भी देखा था कि एक सॉल्यूशन तो आप निकाला होता है आपने पहले से। तो ये वो y1 वो नाउन सॉल्यूशन है फॉर लार्जर रूट मोस्टली। अब मुझे जो चाहिए, जो मैंने निकालना है वो y2 है, वो मेरा अननाउन सॉल्यूशन है जो मैं निकालना चाहता हूँ। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में मुझे एक ही जगह पे y2 नजर आ रहा है और वो यहाँ पर है, बाकी सारे y1 के अंदर चीजें लिखी हुई हैं या रॉन्स्कियन लिखा। तो y2 निकालना है, तो अब डेरिवेटिव के अंदर कोई चीज हो तो उसको कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव से बाहर आप उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेता हूं ताकि मुझे y2 मिल जाए। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो मुझे जो y2 मिलेगा ऑफ z, दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, wz ओवर y1 स्क्वायर, राइट, और साथ क्या आ जाएगा dz, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 z। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को देखकर, ठीक है, ये मैंने सही लिखा है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रल था और राइट हैंड साइड पे जो इंटीग्रल है उसने डेरिवेटिव को उठा के उधर कर दिया दूसरी तरफ, यानी डेरिवेटिव इंटीग्रल का अपोजिट होता है ना, तो इस वजह से एक साइड से वो खत्म हो गया और दूसरी साइड के ऊपर अपीयर हो गया। सो ये इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटी सी समझ लें कि बुक कीपिंग है, वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपका जो y2 है वो जिस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है वो z है। अब राइट हैंड साइड के ऊपर जो पहली टर्म है वो तो ठीक है, वो तो z पे डिपेंड कर रही है, लेकिन जो सेकंड टर्म है इसमें अगर मैं z को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा z खत्म हो जाएगा, z अपीयर नहीं होगा फाइनल आंसर में। ठीक है, क्योंकि ये भी z पे डिपेंड कर।
तो मैं क्या करूंगा, इसका रिजल्ट जो है वो मुझे जी की फॉर्म के अंदर चाहिए ना, तो मैं इसकी लिमिट तो लूंगा 0 to z, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर जो वेरिएबल है फिर वो चेंज कर दूंगा। तो किताब ने चूंकि इसको यू इस्तेमाल किया है तो मैं भी वेरिएबल को यू कह दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज करना है, ताकि जब आप यू पे इंटीग्रेट करो तो जो रिजल्ट आए उसमें जब आप जी की लिमिट पुट करो तो आपका टोटल आंसर जी पे डिपेंड कर रहा हो, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ जी पे डिपेंड कर रही है। ये नुक्ता समझ में आ गया सबको कि मैंने क्यों वेरिएबल चेंज किया है? वेरिएबल इसलिए चेंज किया है क्योंकि वो वेरिएबल इंटीग्रेट होने के बाद इक्वेशन में से गायब हो जाता है। तो अगर जी को मैं जी रखता तो इंटीग्रेट होने के बाद जी गायब हो जाता और कोई और वेरिएबल आपको यहाँ पे नजर आता। तो इसलिए हमने पहले ही वेरिएबल चेंज कर लिया है ताकि इंटीग्रेट होने के बाद मैं लिमिट जब पुट करूं तो जी पुट करूं। दूसरी बात इसमें यह है कि जो इंटीग्रल की जो लोअर लिमिट है उसको हम जो है वो इग्नोर करेंगे, ठीक है, जो लोअर लिमिट है उसको हम इग्नोर करेंगे। तो नो लोअर लिमिट, इसको मैंने इग्नोर कर दिया। इसकी क्या वजह है कि हम इसको इग्नोर कर रहे हैं? इसको इग्नोर इसलिए कर रहे हैं कि ये आपको एक कांस्टेंट टर्म देगा। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे जीरो है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जीरो ले लेता हूँ तो इंटीग्रेट होने के बाद जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपका वेरिएबल वहां से खत्म हो जाएगा और एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। तो कांस्टेंट टर्म जो है उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए हम लोअर लिमिट को इग्नोर करेंगे। हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो जी पे डिपेंड नहीं कर रही। हमारा जो मकसद है वो जी डिपेंडेंस है। लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर जब आपको प्रॉब्लम दिया जाता है तो उसमें इनिशियल कंडीशंस या बाउंड्री वैल्यूज आपको स्पेसिफाई कर दी जाती हैं, तो वहां पे फिर अब आप लिमिट जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। हम जो एग्जांपल कर रहे हैं वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नहीं है, वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी नहीं है, वो जनरल सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने जनरल सोल्यूशन लिखा था, जो ऊपर कहीं लिखा था मैंने, हाँ ये जो सोल्यूशन हमने लिखा था दैट वाज अ जनरल सोल्यूशन विदाउट एनी बाउंड्री कंडीशंस। तो चूंकि उसमें C1 C2 में वो कांस्टेंट आ ही जाना है आखिर पे बाउंड्री कंडीशंस की वजह से, तो अभी हमें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, राइट। ओके, तो ये मेरा y2 आ गया। तो ये एक तरीका है सेकंड सोल्यूशन निकालने का। अब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको रॉन्स्कियन चाहिए होगा। अब रॉन्स्कियन तो आप तब निकालोगे जब आप, रॉन्स्कियन का हमने डिफाइन किया है, दिस इज आवर रॉन्स्कियन। तो रॉन्स्कियन के अंदर y2 ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि अभी मेरा सोल्यूशन जो है वो y2 से आजाद नहीं हुआ। यानी राइट हैंड साइड पे जो मेरा w है इसको मैं लिखता हूँ y1 प्राइम y2, सॉरी y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम, राइट। तो y2 तो अभी भी इसके अंदर मौजूद है और y2 का डेरिवेटिव भी मौजूद है। अभी भी मैंने इस w से जान नहीं छुड़ाई अपनी, तो लिहाजा इसको सॉल्व करके मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मैं सॉल्व भी कर लूं तो मेरा दोनों तरफ पर y2 प्राइम जैसी टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे w की एक ऐसी शक्ल लेनी पड़ेगी जिसमें हमारा y2 से हमारा पाला जो है वो छूट जाए, हमें हमें y2 से बार बार पाला ना पड़े। तो अब रॉन्स्कियन की एक और फॉर्म होती है जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, अनदर फॉर्म ऑफ रॉन्स्कियन। अब आपको समझ आ गया ना मैं इस रिलेशन को क्यों चेंज कर रहा हूँ? देखने में लग रहा है कि सोल्यूशन आ गया है, y2 निकालना था, y2 निकाल लिया है, राइट हैंड साइड पे y1 स्क्वायर दिया हुआ है, तो y1 मेरा पहला सोल्यूशन है, वो यहाँ पे मैं पुट करूंगा, मेरा सोल्यूशन आ जाएगा। नहीं, क्योंकि रॉन्स्कियन के अंदर y2 ऑलरेडी मौजूद है, तो मुझे रॉन्स्कियन को अब चेंज करना पड़ेगा, उसकी कोई नई फॉर्म लानी पड़ेगी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर करें अपने माइंड के अंदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो अनदर फॉर्म ऑफ रॉन्स्कियन, वो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकते हैं, चलें दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दूं, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखें, इस फार्मूले में हमने y2 का एक फार्मूला बनाया है। इस फार्मूले की राइट हैंड साइड में मैं अगर कुछ वैल्यूज पुट करूं तो मुझे y2 मिल जाएगा उसूली तौर पर। लेकिन उसमें आप देखें y1 तो मैं पुट कर लूंगा, y1 तो मेरा नाउन है, ठीक है, y1 तो मैंने पहले निकाला हुआ, नाउन सोल्यूशन है। लेकिन जो मेरा w था उसकी डेफिनेशन क्या है, y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम।
तो जब मैं ये w यहाँ पे पुट करूंगा तो इस इंटीग्रल के अंदर आपको y2 और y2 का डेरिवेटिव मौजूद नजर आएगा, जिसका मतलब है इस इंटीग्रल को सॉल्व जब मैं करूंगा तो मेरे पास फिर y2 का डेरिवेटिव और y2 मौजूद होगा। और इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ जो है वो ये एक तरह का रेकनेस रिलेशन मुझे देगा, ये कोई सोल्यूशन नहीं देगा मुझे। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आपको कोई इक्वेशन दी गई होगी तो उस इक्वेशन में सिर्फ आपको y1 नाउन होगा, तो आप अननाउन फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, क्योंकि y2 जो है वो आपका अननाउन है ना अभी तक। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे एक अननाउन रखा है, राइट हैंड साइड पे इंटीग्रल के अंदर भी वही अननाउन है। तो अगर एक अननाउन को फाइंड करने के लिए अननाउन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो दिस डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है। तो ये समझ लें कि आप सर्कल में घूमते रहेंगे कि एक अननाउन को फाइंड करना है, उसका फार्मूला बनाया तो राइट हैंड साइड पे फिर एक अननाउन आ गया, तो आप उस सर्कल में घूमते रहेंगे और आपका सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो उस सर्कल से निकलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी रॉन्स्कियन की एक ऐसी शक्ल लिखेंगे ताकि हम इस अजाब से निकल जाएं, इस सर्कल से निकल जाएं जो बार बार हमें y2 अननाउन की तरफ ले जाता है। क्लियर है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, रॉन्स्कियन लिखते हैं। रॉन्स्कियन क्या है जी, w इक्वल टू y1 y2 प्राइम माइनस y2 प्राइम y1। अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू z, चूंकि ये z का वेरिएबल है ना, तो क्या आएगा, हम्म इसको सॉल्व करें। पहली टर्म आ जाएगी y1 y2 डबल प्राइम, फिर प्लस y2 प्राइम और y1 प्राइम। ये मैंने इस टर्म का डेरिवेटिव लिया है प्रोडक्ट रूल लगा के। फिर माइनस दूसरी टर्म का डेरिवेटिव ले, y1 y2 डबल प्राइम माइनस y2 प्राइम y1 प्राइम। जब ब्रैकेट को आप खोलेंगे, एक मिनट, y1 y2 डबल प्राइम प्लस y2 प्राइम y1 प्राइम, ठीक है। फिर माइनस उलट नहीं लिख दिया, हाँ यहाँ पे प्राइम आना है और यहाँ पे वेरिएबल, क्योंकि वो y2 प्राइम वाली टर्म पहले मौजूद है। तो ये क्या आएगा, ये तो ठीक है, माइनस y2 y1 डबल प्राइम y2 माइनस प्लस y1 प्राइम y2 प्राइम। हाँ अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। तो अब आप देखें जब आप खोलेंगे ब्रैकेट को तो जो ये वाली टर्म है वो इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी एंड यू विल गेट y1 y2 डबल प्राइम माइनस y1 डबल प्राइम y2। ओके, सो दिस इज माई w प्राइम। ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब आप देखेंगे, आपको याद होगा कि हमारी जो जनरल इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, जनरल ओडी, वो ये है y डबल प्राइम प्लस पी जी वाई प्राइम प्लस क्यू जी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहां से मैं y डबल प्राइम की वैल्यू निकाल सकता हूँ विच विल बी माइनस पी वाई प्राइम माइनस क्यू वाई। ठीक है। तो अब मैं ये जो y डबल प्राइम है ये मैं रॉन्स्कियन में पुट कर रहा हूँ। सो w प्राइम क्या बन गया, y1 y2 प्राइम की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, y2 डबल प्राइम की जगह पे आ जाएगा माइनस पी y2 प्राइम माइनस क्यू y2, फिर माइनस y2 आ जाएगा लेट्स से, और y1 डबल प्राइम की जगह पे माइनस पी y1 प्राइम माइनस क्यू y1। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होती है बाय y1 एंड y2 बोथ, राइट, क्योंकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है इसके। तो मैं y को y1 लिखूं तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, y को y2 लिखूं तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। वहां से मैंने y1 डबल प्राइम और y2 डबल प्राइम बनाए और उनको w प्राइम वाली इक्वेशन में पुट कर दिया है। यहां तक ठीक है बात।
तो अभी आप देखें, खोलें इस ब्रैकेट को, तो कौन सी टर्म्स आती हैं देखते हैं। सो माइनस पी y1 y2 प्राइम, फिर माइनस क्यू y1 y2, फिर प्लस पी y2 y1 प्राइम, फिर प्लस क्यू y1 y2, और आप देखें ये टर्म कैंसिल हो गई। p को मैं कॉमन ले लेता हूं और ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा y1 y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम y2। अब आप गौर फरमाएं तो ये क्या चीज है, ये जो लिखी हुई है मैंने, y1 y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम y2, ये क्या लिखा हुआ है? ये फिर w नहीं लिखा हुआ। तो बेसिकली ये बन गया pw। ठीक है, रॉन्स्कियन ही है ओरिजिनल एग्जैक्टली। सो w प्राइम यानी dw बाई dz इज इक्वल टू माइनस pw। ये बन गई लीनियर ओडी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको पता है इसका सोल्यूशन क्या होता है। इसका मतलब है कि अगर आप इसको सॉल्व करें तो w किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रल ओवर इंटीग्रल ओवर z, और साथ क्या आ जाएगा, लेट से कोई और वेरिएबल पी जी प्राइम डी जी प्राइम। आई थिंक किताब ने इसको न्यू लिया हुआ है, तो मैं भी इसको न्यू ले लेता हूँ, एक और वेरिएबल। तो ये इसका सोल्यूशन आएगा जी, एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन आएगा। अब आप देखेंगे ये वाला जो w है हमारा, इसके अंदर ना y1 की जरूरत है ना y2 की, हमें सिर्फ अपना फंक्शन p चाहिए। और वो p फंक्शन आप कहाँ से निकालते हो? अपनी इक्वेशन से, वही पी जी क्यू जी जो होते हैं। तो चुप करके आराम से पी जी यहाँ पे डालो, इंटीग्रेट करो, आपको w मिल जाएगा। वो w उठा के आप यहाँ पे डाल दो इंटीग्रल के अंदर, आपको y2 मिल जाएगा। तो आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से हमने दो w की फॉर्म्स निकाली और उससे हमने एक जनरल सॉल्यूशन निकाला। तो मैं लिख देता हूँ जनरल सॉल्यूशन, जनरल नहीं है सॉरी, y2 सॉल्यूशन निकाला। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर z, पहली दफा आप इंटीग्रल लेंगे 1/y1 स्क्वायर, और लेट से u के ऊपर, क्योंकि मैंने वो लिखना है, और एक्सपोनेंशियल माइनस, अच्छा इसमें भी c की हमें जरूरत नहीं है, मैं फिर इसको इग्नोर करूंगा। ठीक है, कांस्टेंट फिर मैं इग्नोर करूंगा और वही लॉजिक दोबारा लगा रहा हूं। तो माइनस पहले आप इसको u पे इंटीग्रेट करें, और सॉरी v पे न्यू पे इंटीग्रेट करें या v पे इंटीग्रेट करें, और उससे जो रिजल्ट आएगा उसको u पुट करें, और u का जो रिजल्ट आएगा वो फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी। 1 सेकेंड। तो ये हमारा जो है वो जनरल y2 आ गया। अगर ये जनरल फार्मूला मुश्किल लग रहा है तो आप ये wg का ये वाला फार्मूला और ये वाला y2 का फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी w यहाँ से निकाल लो पहले। बेसिकली वही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जरा वेरिएबल दो तीन आ गए हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो w निकाल लो यहाँ से, और जब w निकल आए तो उसको यहाँ पुट करो इंटीग्रल के अंदर, इंटीग्रल सॉल्व करो और आपका y2 बन गया। तो सेकंड सॉल्यूशन इस तरह से आप निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इस फार्मूले को याद रखो ये वाला, और आप इसको इस्तेमाल करके सॉल्यूशन बना सकते हो। तो ये वाला जो इंटीग्रल है ये आपको v पे इंटीग्रल है, जब आप सॉल्व करोगे तो आप लिमिट पुट करोगे u, तो ये बन जाएगी u वाली चीज। तो फिर u के लिए आपको ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है, जो ये बड़े वाला इंटीग्रल आपने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जरा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा लेकिन आसान बात है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि चलो ये वाला जो इसका जो आंसर आएगा वो सम फंक्शन ऑफ u होगा ना, क्योंकि आप u पुट कर रहे हो लिमिट। तो फंक्शन ऑफ u का इंटीग्रेशन लेना है तो du इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, और y1 स्क्वायर के साथ भी मैंने u इसलिए लिखा है। क्लियर है? फंक्शन ऑफ u बेसिकली आपका w ऑफ u है। तो w आपका u में चला जाएगा और फिर आप हर चीज u में इंटीग्रेट कर लोगे। सो दिस इज हाउ रॉन्स्कियन मेथड इज यूज्ड। तो अभी जो हमने एक इक्वेशन ऊपर सॉल्व की है ना, मैं अब उसको दोबारा सॉल्व करता हूँ और उसका सेकंड सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ। एनी क्वेश्चन सो फार? यहाँ तो कोई सवाल? अगर क्लियर है बात तो एक दफा वापस चलते हैं। ऊपर मैंने अभी एक
स्टार्टिंग में, आज के लेक्चर के स्टार्ट में ऑप्शन की एग्जांपल दी थी 16.20, जिसका हमने एक सोल्यूशन भी निकाला हुआ है ऑलरेडी, और वो सोल्यूशन जो है वो मुझे पता है कि वो क्या है, और इसके अंदर मुझे अपना जो पीजी है वो भी पता है, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत है। तो इन दो चीजों को मैं जो है वो दोबारा जो है वो नीचे लिखता हूँ, क्योंकि ये मैंने जो है वो अब सॉल्व करनी है। सो वही एग्जांपल दोबारा सॉल्व करते हैं, लेकिन रॉन्स्कियन मेथड से। सो अगेन एग्जांपल 16.20 ऑप्शन। याद करें इक्वेशन क्या थी, z इंटू जी माइनस वन वाई डबल प्राइम प्लस 3z वाई प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और इसके अंदर कुछ चीजें जो हमें मालूम है वो मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि उनकी मुझे जरूरत पड़नी है। इसके अंदर जो pz है दैट इज इक्वल टू 3/z-1, और इसका जो y1 सॉल्यूशन है दैट इज इक्वल टू z/1 - z²। वो जो सीरीज मैंने ऊपर बनाई थी ना, तो उसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर यूं लिखा हुआ है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई सीरीज नहीं बना पाओगे y1 की, तो फिर ये सवाल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो एक कन्वर्जेंट सीरीज बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आपके पास कन्वर्जेंट सीरीज हो, और उस कन्वर्जेंट सीरीज को आप एक इस तरह कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर लिख सको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना ये मेथड का कोई फायदा नहीं है। तो कन्वर्जेंट सीरीज की कॉम्पैक्ट फॉर्म y1 की फॉर्म में मुझे दी हुई है, जो मेरा पहला सोल्यूशन है। अब मैंने क्या करना है जी, दूसरा सोल्यूशन निकालना है। तो मैं y2 लिखूंगा, और y2 के लिए मैं डायरेक्ट वो फार्मूला डाल रहा हूँ, और मैं वही वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा uv वाले। सो मेरा y2 क्या आएगा, y2 विल बी इक्वल टू, और मुझे पता है कि y2 जो है वो z पे डिपेंड करेगा, दैट विल बी इक्वल टू, पहले मैंने y1 लिखना है, तो z/1 - z², क्योंकि वो y z में है, y1 z में है। देख रहे हो ना, इस फार्मूले को साथ साथ ज़हन में रखना है। फिर इंटीग्रल जिसकी अपर लिमिट मैंने लेनी है z, फिर 1/y1²। तो जब मैं 1/y1² करूंगा तो वो बनेगा 1 - u² का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और u का स्क्वायर, z को मैंने u कर दिया क्योंकि y1 u करना है ना, तो z की जगह यहाँ पे u कर दिया, और फार्मूला यही पुट किया जो यहाँ पे मौजूद है। तो इसका स्क्वायर लिया, और 1/स्क्वायर जो है वो इसके बराबर आ गया। तो उसके बाद अगली चीज जो मैंने वो करनी है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या आना है, माइनस इंटीग्रल ऑफ, जिसकी अपर लिमिट u होगी, इंटीग्रल ऑफ अगेन पी वी। अब मेरा p जो है वो ये दिया हुआ है, तो z की जगह पे v पुट करो, और आपका p बन गया 3/v-1, और उसको इंटीग्रेट करोगे dv पे, और ये मेरा इंटीग्रल। तो ये जब सारा कुछ हो जाए तो इसको फिर u पे भी इंटीग्रेट करना है। लास्ट पे जो du है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ये मैंने कैसे एक्सप्रेशन लिखा है लास्ट वाला? अगर ये क्लियर है तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने सॉल्व करना है इस वाले इंटीग्रल को। इसका जो रिजल्ट आएगा वो u में आएगा, उसको फिर आपने इंटीग्रेट करना है इनके साथ मिला के। तो ये हमारी स्कीम होनी है। सो लेट्स इंटीग्रेट। तो पहले आ जाएगा z/1 - z² z du1 ये सारी चीजें वैसे ही आ जाएंगी जैसे ऊपर लिखी हैं। एक्सपोनेंशियल ऑफ, हाँ जी, तो -3, ठीक है, और 1/v-1। तो मुझे क्लियर पता है कि जब 1 ओवर फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो वो लॉग का फंक्शन बनता है, तो ये बन जाएगा log v-1, और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज माय इंटीग्रल, और चूंकि इसमें मैंने u की लिमिट पुट करनी है तो मैं यहाँ पे अब u लिखूंगा। अपर लिमिट भी मैंने पुट कर दी है। क्लियर है, ये सिर्फ मैंने इंटीग्रल सॉल्व किया है एक्सपोनेंशियल के अंदर वाला। तो आप देखें हर चीज u के अंदर आ गई। तो अब हमने इसको क्या करना है, बल्कि अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। सो 1 - z² यहाँ पे आएगा, z
डी यू 1 - u⁴ यू स्क्वायर। यहाँ पे देखें लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग से पहले अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको वेरिएबल की पावर बनाया जा सकता है। तो इसको जो है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ u-1, और -3 ऊपर चला जाएगा तो ये -3 यहाँ आ गया। और मुझे ये भी पता है कि ये नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल का अपोजिट होता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो चीज आएगी वो होगी 1/u-1 पावर 3। क्लियर है? अब क्या करना है जी, अब आप देखें कि ऊपर जो लिखा हुआ है 1 - u⁴ न्यूमरेटर में, वो चूंकि 4 जो है वो इवन पावर है, तो इवन पावर में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये बात मेरा ख्याल आपको पता है। कोई माइनस आएगा लेकिन -1 की पावर 4 बनेगा, और वो -1 की पावर 4 जो है +1 किया। मैंने यहाँ पे जादू जो किया ना वो ये है कि मैंने क्या किया, चलो मैं 4 को पहले लिख लेता हूँ, अब अंदर जो है वो मैं -1 कॉमन लेता हूँ और इसको यूं लिख लेता हूँ, इससे तो किसी को एतराज नहीं। फिर ये -1 की जो पावर 4 है, क्योंकि इनको प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है तो मैं यूं लिख सकता हूँ। और मुझे पता है -1 की पावर 4 जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। सो u-1 है। तो ये मैंने कहानी यहाँ पर डाली है। ठीक है, आई होप कि ये समझ आ गई सबको। उससे मुझे क्या मिलेगा, उससे मुझे ये 3 पावर्स कट जाएंगी और मेरे पास एक सिंपल सा क्यूट सा इंटीग्रल आ जाएगा जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सो डी यू, और आ जाएगा u-1/u²। और अगर आप इसको मजीद क्यूट बनाना चाहते हैं तो आप इसको यूं लिख लें, डिवाइड कर लें तो पहली टर्म आ जाएगी 1/u और दूसरी टर्म आ जाएगी 1/u²। तो ये दो इंटीग्रल्स बन गए। अब आप इनको सॉल्व कर लें। अगर आप लोगों की इंटीग्रल्स में काफी प्रैक्टिस है तो आपको इनका आंसर डायरेक्ट पता है। जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो दैट विल बी लॉग ऑफ u, और प्लस आ जाएगा 1/u। u को जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो वो z बन जाएगा, तो लिहाजा इसको 1/z लिखा जा सकता है। तो y2 ऑफ z, सारा काम करने के बाद मुझे जो सोल्यूशन मिला है वो सिर्फ और सिर्फ z की फॉर्म के अंदर है, उसमें से u v सारे खत्म हो गए। ठीक है, अब अगर आप गौर फरमाएं तो ये जो सेकंड सोल्यूशन है, थोड़ा सा मैं इसको और अभी खरीदना चाहता हूँ। आपको याद है फर्स्ट सोल्यूशन जो था हमारा वो क्या था? वो था y1/z = 1 - z²। तो वो देखें आप यहाँ पे अभी भी मौजूद है, तो मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ y1z log z + 1/z। अगर मैं एक नया फंक्शन डिफाइन कर लूँ u ऑफ z और उसको मल्टीप्लाई कर लूँ y1/z के साथ, तो मुझे दूसरा सोल्यूशन मिल जाता है। ये देखो मैंने कितनी सादा सी फॉर्म में आपको जो थर्ड मेथड है जो ऊपर मैंने लिखा था वो भी समझा दिया। क्या था थर्ड मेथड? ऊपर चलते हैं, काफी ऊपर। ये जो तीसरा मेथड है ये भी मैंने आपको करवा दिया है। पार्शली नाउन सोल्यूशन, मतलब अगर आपको फर्स्ट सोल्यूशन पता हो तो सेकंड सोल्यूशन बनाने के लिए आप एक अननोन फंक्शन मल्टीप्लाई करो और सेकंड सोल्यूशन बना लो। वेयर यू जी जो है वो एक अननोन फंक्शन है जो हमने निकालना है। और आपने चूंकि पार्शली नाउन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की एग्जांपल्स भी की हैं और उसको हमने सेशन भी उसके ऊपर किया है, तब आपको पता है क्या करना है। इस y2 को और y1z को मल्टीप्लाई करके आपने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है, वहां से कुछ रिलेशन बनेंगे, उनको सॉल्व करना है। तो ये मेथड आपने पहले किया हुआ है कि अगर आप एक अननोन पार्शली नाउन आपको फंक्शन पता हो और उसके साथ एक अननोन फंक्शन मल्टीप्लाई करें तो आप सोल्यूशन बना सकते हैं। तो एक तीर से हमने दो शिकार कर लिए, दो मेथड हमने जो है वो रॉन्स्किन से निकाल दिए हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा जनरलाइज कर दिया है। ये बात समझ आई आपको? तो क्वेश्चन? दोबारा चलते हैं वापस ताकि थोड़ी सी आपको समझ आ जाए हमने कहाँ से शुरू किया और क्या किया है।
रॉन्स्कियन मेथड का मतलब ये होता है, सारी थ्योरी के बाद, सारा कुछ सॉल्व करने के बाद, कि ये जो y2 का फार्मूला आपको रेड स्क्वायर में नजर आ रहा है, ये इस्तेमाल होता है सेकंड सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। ये सोल्यूशन डिपेंड करता है फर्स्ट सोल्यूशन के ऊपर भी। तो हमने यहाँ पे ये साबित किया है कि ये एक दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन तब होंगे अगर इनको एक अननाउन फंक्शन और नाउन फंक्शन के प्रोडक्ट के तौर पर लिखा जा सकता है। उसके लिए मैंने पहले क्या किया कि आपको एग्जांपल दी है ऑप्शन की, वहां से हमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो है ना, वो दो चीजें हमें चाहिए, हमें पी म्यू चाहिए और y1 चाहिए। अगर हमें पी और y पता है इक्वेशन का, तो हम वो दोनों यहाँ पे पुट करेंगे और सेकंड सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो मैंने हॉब्सन की जो एग्जांपल शुरू में की थी लेक्चर के, उसमें से मैंने पी और y1 उठाया और वो मैंने उठा के इस फार्मूले में पुट कर दिया, इंटीग्रल्स को सॉल्व किया और मेरे पास सोल्यूशन आ गया यहाँ पर सेकंड सोल्यूशन। इस सेकंड सोल्यूशन को देखने से मुझे मालूम हुआ कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एन अननोन फंक्शन, नाउन फंक्शन एंड एन अननोन फंक्शन। तो जो नाउन फंक्शन था वो तो पहले सोल्यूशन था जो मैंने निकाला हुआ था, तो मैंने उसको y1 z की फॉर्म में लिखा। और जो अननाउन चीज थी उस सारी चीज को मैंने एक नया नाम दे के नया फंक्शन कह दिया यूजी। तो बजाय इसके कि मैं उस फार्मूले से शुरू करके यहाँ पे पहुंचता, मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था, यानी यहाँ से मैं स्टार्ट करता और इक्वेशन को सॉल्व कर लेता। तो वहां से मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या होना था, जब मैं y2 को पुट करता अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में, यानी इसको अब आपने क्या करना है, प्लग इन योर ओडी, जो भी ओडी आपको दी हुई है। और वहां से अब आपको क्या मिलता, जब आप प्लग करते हैं तो y1 तो चूंकि दिया हुआ है, y1 तो आपने पहले निकाला हुआ है, तो आपकी जो इक्वेशन है वो बन जाती ओडीई इन यू वेरिएबल। ठीक है, वो यू में वेरिएबल में आ जाती। फिर आप उस यू वेरिएबल वाली इक्वेशन वो सिंप्लीफाई हो जाती है। तो यू वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व करें, यू निकल आएगा, उस यू को वापस यहाँ मल्टीप्लाई करें, y2 निकल आएगा। तो चूंकि इसमें इसमें एक किस्म की गारंटी भी होती है, क्योंकि हमने सॉरी, क्योंकि हमने ये फार्मूला जो है ये रॉन्स्कियन से बनाया था, और हमने कहा था कि रॉन्स्कियन नॉन जीरो हम ले रहे हैं, हमने उसको जीरो पुट नहीं किया था। तो एक तरह की गारंटी मिल गई कि y1 और y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि रॉन्स्कियन नॉन जीरो था। सो लिहाजा अगर आप इस मेथड से सोल्यूशन निकाल लोगे तो इसका मतलब आपने टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकाल लिए हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के। यही मेथड जो है वो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी लगता है, लेकिन वो फिर जब कभी आपके पास थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर आए तो आप उस पर सेम मेथड लगा सकते हैं। फिलहाल हमने इसको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वाजे किया है। जी, यहाँ तक कोई सवाल? अगर ये बात क्लियर है तो फिर आधा घंटा मुझे और चाहिए ताकि मैं डेरिवेटिव मेथड जो है वो भी निकाल सकूं। क्लियर? एनी क्वेश्चन? ओके, यहाँ पे मुझे 2 मिनट की ब्रेक करनी है, फिर मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। सो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज डेरिवेटिव मेथड। तो चलें, उसकी भी पहले थोड़ी सी डेरिवेशन करनी है एंड देन फिर उसकी एग्जांपल हम करेंगे। और ये मेथड सबसे ज्यादा आपको इंटरनेट पे या किताबों में नजर आएगा, जो लोग इस्तेमाल करते हैं सेकंड सोल्यूशन निकालने के लिए। इसमें जो टेक्निक है ना, मेन टेक्निक है वो ये है कि टेक कोएफिशिएंट्स ऑफ सीरीज, जिनको याद है हमने नाम दिया था ए एन, एज वेरिएबल्स। मतलब ये कि अब जो मैं सीरीज लिखूंगा, फ्रोबेनियस सीरीज की बात कर रहा हूं, तो वो लिखूंगा z⁻r ए एन। याद है हम ए एन को कांस्टेंट कहते थे, तो अब हम ए एन को आर पे डिपेंडेंट करवा देंगे और वो बन जाएगा z⁻n। तो ये मेन इसका मेन पॉइंट है, यहां से हर चीज निकल आएगी कि ए एन जो कांस्टेंट आते हैं, कोफिशिएंट्स आते हैं सीरीज में, वो सारे आप वेरिएबल ले लो। ठीक है, और वो डिपेंड किस पे करेंगे, उसी वेरिएबल उस पे हमारे पास एक ही वेरिएबल होता है ना जो इंडिशियल इक्वेशन से आता है, आर, तो उस पे ये डिपेंड कर रहे हैं।
अब आप क्या करोगे, अब इसके लिए थोड़ा सा हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ, ताकि वो फार्मूला हम बना लें। ओके, तो क्या होती है जी मेरी ओडी? ओडी लिखते हैं अपनी। ओडी होती है वाई डबल प्राइम, बल्कि इसको ना इस फॉर्म में लिख लेते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी जी स्क्वायर प्लस पी जी डी वाई बाय डी जी प्लस क्यू जी वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें ना लिखने का एक तरीका मैं करने लगा हूं, वो ये है, इसको बोलते हैं ऑपरेटर मेथड, जो मैंने अभी इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर तफसील में फिर हम बात करेंगे अगले चैप्टर में, जब हम आइगन फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्लियर है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट साइड पे जो वाई आ रहा था, मतलब डी स्क्वायर बाय डी जी स्क्वायर जो है ये वाई पे अप्लाई होगा ना, तो आपको वही चीजें मिल जाएंगी जो ऊपर मिल रही हैं। सो ये लिखने का सिर्फ एक अंदाज है। तो इसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर सारी चीज है, इसको बोलते हैं ऑपरेटर इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखी हुई है, लेकिन यानी ये भी मेरी ओडी ही है, लेकिन इन ऑपरेटर फॉर्म, इसको बोलते हैं ऑपरेटर फॉर्म। तो डेरिवेटिव को हम ऑपरेटर कह देते हैं, ये सिर्फ उसका नाम रख दिया है वाई, क्योंकि वो ऑपरेट करता है वाई के ऊपर। तो दिस इज एन अदर फॉर्म, अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस। आप चाहें तो इसके बगैर भी डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि किताब ने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, वरना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखें या ना लिखें। ऑल राइट। यहाँ तक कुछ, हाँ ईमान, आप वे फंक्शन की बात कर रहे हैं, इतना जंप ना करो यार। जाना है हमने उस पे, और अगले चैप्टर के अंदर, बल्कि फंसी की जो एक्साइटमेंट है वो अगले चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा है। वहां पे हमने जाना है, क्वांटम मैकेनिक्स पे ही है, और वहां पे आप देखेंगे कि जब आइगन फंक्शंस को पढ़ेंगे तो वाई जो है वो, अभी तो वाई को सिर्फ फंक्शन कह रहे हैं, कोई वेव नहीं कह रहे। ये जनरल फंक्शन, इसको वेव फंक्शन बनाया जा सकता है। अगर ये एक वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन हो तो फिर इसको वेव फंक्शन कहेंगे। अगर ये वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है तो फिर इसको फंक्शन नहीं हमने कहना, फिर ये सिर्फ एक, सॉरी, फिर इसको वेव फंक्शन नहीं कहना, फिर ये सिर्फ एक, समझ लें कि क्या उसे कहते हैं, इट्स जस्ट अ फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन है। इन जनरल ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, चूंकि हमारा जो जी है, हमने कहा था कि इन जनरल जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी अच्छा, ये जो है ना रिलेशन अब आपके पास लिखा हुआ है, इसमें एक चीज तो आप गौर करेंगे, जो वाई है ना, वो अब दो चीजों पर डिपेंड करता है। चले मैं इसको ना थोड़ा सा वाजे और लिखता हूँ। जो मेरा वाई है ना, वो एक इंडेक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, जी पे नहीं कर रहा, वो आर पे भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, चलो यहीं पे मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब आपका जी और आर दो वेरिएबल हैं। ठीक है, बिकॉज ए एन जो है वो भी एक वेरिएबल बन चुका है, क्योंकि वो आर पे डिपेंड कर रहा है। तो लिहाजा वाई अब दो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो लिहाजा इस ऑपरेटर में जब मैं वाई लिख रहा हूँ तो उसको समझना है कि वो दो वेरिएबल्स जी और आर पे डिपेंड कर रहा है, जिसमें कि जी जो है आपका, दैट इज योर ओरिजिनल वेरिएबल जिसमें आपकी ओडी थी, और आर जो है वो एक नया वेरिएबल है जो आपको इंडिशियल इक्वेशन से मालूम होता है। ठीक है। फिर ये है कि जब आप रेफरेंस रिलेशन बनाते हैं तो आपको याद है कि वो भी, रेफरेंस रिलेशन भी ए एन की फॉर्म में आता है। अब चूंकि ए एन जो है वो आपका आर पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल बन गया है, लिहाजा रेफरेंस रिलेशन भी अब वेरिएबल्स की फॉर्म में आता है। तो पहली जो टर्म आएगी वो जी टू दी पावर आर की आएगी, जैसा कि आप सोल्यूशन में देख रहे हैं। लेकिन उससे ऊपर वाली जो होंगी टर्म्स, वो वैनिश हो जाएंगी। यानी वही बात है कि आप इसको अब आप पुट करें अपनी इक्वेशन के अंदर, या ऑपरेटर के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक रिलेशन आएगा, कोएफिशिएंट्स को आप मैच करेंगे, तो आपके पास जो
फाइनली इनिशियल इक्वेशन बनेगी, यानी प्लगिंग दिस y ऑफ z, मतलब जो आपने है वो प्लग करना है इन योर ओडी, और वही सारा काम करना है। मैं वो करूंगा नहीं डिटेल में। आपको एक इंडिशियल इक्वेशन मिलेगी और एक आपको रेकरेंस रिलेशन मिलेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि वो आर पे भी डिपेंड कर रही होंगी, चीजें आर पे भी डिपेंड कर रही होंगी। तो आपको जो एल वाई है सी आर, उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ए नॉट, ये इंडिशियल इक्वेशन की तरह। तो एक आपका ये आता होता है सोल्यूशन, और साथ उसके एक ये आता होता है, एंड जी टू द पावर आर आता होता है। तो इस तरह की आपके पास फॉर्म आएगी। इस फॉर्म में अगर आप देखें तो अगर मैं आर को इज इक्वल टू आर वन पुट करूं, और अगर मैं आर को आर टू पुट करूं, तो दोनों केसेस में मुझे एल वाई इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है, जिसका मतलब है कि आर वन एंड आर टू आर दी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, और डी के सॉल्यूशन है, आर वन और आर टू दोनों है। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हमने सिर्फ ये बात की है कि आर वन एंड आर टू सेटिस्फाई ओडी। अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो उसका मतलब वो रूट्स हैं। अगर वो रूट्स हैं तो उनको फिर हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो ये एक और तरीका है उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने का। यानी ऊपर देखें, लेफ्ट हैंड साइड ही है इन दोनों में। राइट हैंड साइड में हमने एक ऐसी फॉर्म लिखी है कि जिसमें अगर मैं आर वन पुट करूँ, सोल्यूशन पुट करूँ, तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, और अगर आर टू पुट करूँ तब भी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है, एल वाई इज इक्वल टू जीरो वाली। अच्छा, अब क्या करना है, अब दो केस लेने हैं। तो पहला केस है रिपीटेड रूट्स का। फर्ज करें हमारे रूट्स जो हैं वो रिपीटेड हैं। इसका मतलब है कि मेरा आर वन इज इक्वल टू आर टू है। अगर मेरा आर वन इज इक्वल टू आर टू है, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, एल वाई इज इक्वल टू, ये देखें ए नॉट तो आर है ना, ए नॉट को आप वन ले लें चलें, क्योंकि हम तो अक्सर ए नॉट को वन ही लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर माइनस आर वन स्क्वायर जी टू द पावर आर। क्लियर है ये पॉइंट? उस इक्वेशन को सिर्फ चेंज किया है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब अगला सॉल्यूशन बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू आर, एल वाई का। तो लेफ्ट पे डेरिवेटिव लिखा है तो राइट पे भी डेरिवेटिव आएगा। तो राइट पे डेरिवेटिव क्या आएगा, इस तरह से आएगा, वन सेकेंड, लेट मी चेक कि मैं ठीक जा रहा हूँ। राइट, ठीक है, ओके। सो पहले आर नीचे आ जाएगा और जी टू द पावर क्या आएगी, आर माइनस वन। ठीक है, और दूसरी दफा क्या करना है, जी टू द पावर आर और टू आर माइनस आर वन टाइम्स आर का डेरिवेटिव वन ही आ जाएगा। अच्छा जी, इसको यहाँ पे क्या किया मैंने, जी टू द पावर और जी टू पावर आर माइनस वन एंड ये आ गया। ठीक है, डेरिवेटिव मेरे ख्याल ठीक लिखा हुआ है। ओके, नाउ हमें पता है कि आर टू और आर वन दोनों सोल्यूशन है ना, तो दोनों रिपीटेड है लेकिन सोल्यूशन है। सो फॉर आर इज इक्वल टू आर वन,
वी गेट व्हाट? राइट हैंड साइड पे देखो, जब मैं r इज इक्वल टू r1 पुट करूंगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो इन दोनों टर्म्स को जब जब जीरो लिखेंगे तो इसका मतलब, सॉरी, इसका मतलब है कि पार्शियल पार्शियल r ऑफ एल वाई विल बी इक्वल टू जीरो। राइट? अब अगर आप गौर करें, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूं, तो जो मेरा एल ऑपरेटर है ये सिर्फ और सिर्फ जी पे डिपेंड करता है, और जो मेरा वाई है वो जी और आर दोनों पे डिपेंड करता है। तो मैंने सिर्फ इसको दोबारा लिखा है। जब दो ऑपरेटर, अब ये भी डेरिवेटिव जो है ये भी ऑपरेटर है, क्योंकि ये भी तो डेरिवेटिव्स ही है ना, तो डेरिवेटिव को ऑपरेटर कह रहे हैं। तो एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर के साथ कम्यूट कर रहा है कम्यूट करने का मतलब ये है कि ये ऑपरेटर और ये ऑपरेटर इंडिपेंडेंट है, यानी आर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो उससे जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको यूं लिख दूं, एल टाइम्स डेल बाय डेल आर ऑफ वाई जी आर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये नुक्ता समझ आया सबको? क्योंकि जो आर का डेरिवेटिव है वो एल पे अप्लाई नहीं होगा। एल चूंकि जी में है ना, जी वेरिएबल में है, तो दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। सो आई कैन चेंज देयर लोकेशन। इसको बोलते हैं कम्यूटेशन, राइट? अगर आपने पढ़ा हुआ है क्वांटम को तो, यानी जो डेल बाय डेल आर है और जो एल है वो चूंकि जी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये दोनों कम्यूट करते हैं। मतलब ये कि मैं दोनों की लोकेशन चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज, जैसा कि फसी कह रही है, इसका ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ट्रू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसकी फिर आगे जाके क्वांटम में जाके तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ जानी है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि आपको याद होगा हमारी जो ओरिजिनल ओडीई थी उसको हमने कैसे लिखा था? ऐसे लिखा था। तो अगर मेरा y1 सोल्यूशन है तो y1 सेटिस्फाई होगा, अगर मेरा y2 सोल्यूशन है तो ये y2 सोल्यूशन में सेटिस्फाई होगी। तो अब अगर आप गौर करें इसको और इसको जरा कंपेयर करके देखें, तो आपको यहां से नजर आ रहा है कि जो y2 है बेसिकली वो इक्वल है पार्शियल में पार्शियल r ऑफ y जी आर, और ये सारी चीज कैलकुलेट डेरिवेटिव किस पे करना है? r इज इक्वल टू r1 पे। ठीक है, ये बात। तो ये मैंने अपना जो है वो सेकंड सोल्यूशन की का फार्मूला बना लिया कि अगर सेकंड सोल्यूशन निकालना है तो आप क्या करोगे? आप ना y जो है, जो फ्रोबिनियस सीरीज से आ रहा है, उसको r पे डिफरेंशिएट करोगे और r इज इक्वल टू r1। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए? इंडिशियल इक्वेशन, यानी r1 जो है कम्स फ्रॉम इंडिशियल इक्वेशन। तो इंडिशियल इक्वेशन ने आपको r1 तो दिया ही हुआ है ना, तो उस r1 के ऊपर अब आप ये डेरिवेटिव बनाओगे। तो डेरिवेटिव बनाओ और r1 पे उसको कैलकुलेट करो, तो आपका y2 बन गया। तो दिस इज, क्योंकि डेरिवेटिव लेके सोल्यूशन आ रहा है इसलिए इसको डेरिवेटिव मेथड बोलते हैं। तो ये किस केस के अंदर है? जब आपके रूट्स रिपीट हो रहे हैं, y1 एंड y2 दे बोथ आर इक्वल। ठीक है, तभी हमने यहाँ पे r-r2 को इस जगह पे r-r1 लिख के स्क्वायर बना लिया था इस पॉइंट के ऊपर, एंड देन उससे ये सोल्यूशन निकला है। क्लियर? ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे सेकंड सोल्यूशन बनाने के लिए यूजिंग डेरिवेटिव मेथड। इससे भी ज्यादा जनरल फॉर्म जो है वो अब दूसरा केस है, सेकंड केस है, एंड दैट सेकंड केस इज व्हेन रूट्स डिफर बाय नॉन जीरो इंटीजर। जो कि अभी हमने एग्जांपल की है ऑप्शन वाली, ये वो वाला केस है कि अब आपके पास R1 एंड R2 सोल्यूशन तो हैं, लेकिन R1 माइनस R2 जो है वो एक
नॉन जीरो इंटीजर के बराबर आ रहा है। ऑप्शन की एग्जांपल जो अभी हमने की थी उसमें आपने देखा था कि R1 - R2 जो है वो 1 के इक्वल था, तो 1 नॉन जीरो है, इंटीजर है, तो ये वो वाला केस है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में भी आपको एक फार्मूला चाहिए, थोड़ी सी अब आपने जो है ना हिम्मत रखनी है, इसके अंदर अब मैथ आना है थोड़ा सा और। तो मैं चाहता हूँ कि वो मैथ कम से कम क्लियर हो जाए और फार्मूले में पे पहुंच जाऊं, तो फिर आप देखेंगे कि जस्ट वन स्टेप होगा और आपका सेकंड सोल्यूशन जो है वो निकल आएगा। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि वो आ कहाँ से रहा है फार्मूला। ठीक है जी। तो इस केस में अगेन मैं वही जो ऊपर इक्वेशन ली थी, एल ऑफ वाई एज अ फंक्शन ऑफ जी आर, उसको मैं दोबारा लिखता हूँ, R - R1, R - R, सॉरी R - R2, क्योंकि ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं ना मेरी ओडी को। याद रखें मेरी ओडी हमेशा वो होगी जिसमें ऑपरेटर ऑन वाई इक्वल टू जीरो है। तो जो जो कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगी दैट विल बी अ सॉल्यूशन ऑफ इंडिशियल इक्वेशन। तो R इक्वल टू R1 भी इसको सेटिस्फाई करता है, R इक्वल टू R2 भी इसको सेटिस्फाई करता है। अच्छा जी। तो इस केस के अंदर मैं ये करता हूं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय R - R2। R2 इसलिए कि मैंने R1 से तो सोल्यूशन निकाला हुआ है, R2 से निकालना है, तो इसलिए मैं इसको R - R2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। करना वही टेक्निक है जो ऊपर हमने की है, डेरिवेटिव बनाना है, लेकिन डेरिवेटिव से पहले हमने एक स्क्वायर वाली टर्म बनानी है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म बनाई थी ना यहाँ पे, तो यहाँ तो केस आसान था, R1 R2 इक्वल थे। अभी दोनों इक्वल नहीं है, तो R2 वाली स्क्वायर में मैं ले जाना चाहता हूँ इसी एक्सप्रेशन को, तो इसलिए मैंने R - R2 का स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ से R - R2 मल्टीप्लाई कर लिया। तो दिस बिकम्स R - R2 L y which is a function of ZR is equal to R, R - R1 तो वैसे ही आ जाएगा which is already a solution, R - R2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई किया है Z to the power R। ठीक है। अब फिर वही वही टेक्निक यहाँ पे लेके आनी है आपने, यहाँ पे क्योंकि आर पे मेरा जो ऑपरेटर है वो जी पे डिपेंड कर रहा है, आर पे नहीं, तो लिहाजा मैं R - R2 को वाई से अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इज इक्वल टू R - R1 R - R2 स्क्वायर जी टू दी आर। राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ दोनों तरफ। इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने डेरिवेटिव लिया इस पूरी टर्म का, दैट इज इक्वल टू व्हाट। तो राइट हैंड साइड पे किसी चीज का डेरिवेटिव आएगा इस पूरी चीज का, टाइम्स R - R2 स्क्वायर जी टू दी आर। ओके। तो वो डेरिवेटिव अब आप निकालो। तीन टर्म्स हैं, तो पहली टर्म क्या आएगी, पहली टर्म आ जाएगी सिंपली सॉरी R - R2 स्क्वायर जी टू दी आर। दूसरी टर्म आएगी R - R1 साथ आ जाएगा 2R - R2 जी टू दी आर, प्लस थर्ड टर्म आएगी R - R1 स्क्वायर R जी टू दी R-1। अब आप गौर फरमाएं तो जो राइट हैंड साइड है ये सिर्फ एक केस में जीरो होती है। वो कौन सा केस है, वो इन तीनों टर्म्स के अंदर एक कंडीशन ऐसी है जिसपे ये सारा जीरो हो जाता है, राइट हैंड साइड जीरो हो जाती है। कौन सी कंडीशन है आप बताएं। हाँ जी, राइट हैंड साइड को मैंने जीरो लेके आना है, तो ये कब आएगा जीरो, फॉर तीन टर्म्स हैं, कोई ऐसा रास्ता हो जिससे तीनों टर्म जीरो हो जाती हैं।
नहीं, जी को नहीं जीरो करना, जी इज योर वेरिएबल। अभी हम आर के साथ डेरिवेटिव ले रहे थे ना, तो हमने आर पे रहना है। तो जी जीरो पे होती है, लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट केस, क्योंकि जी जीरो करके हमने इनिशियल इक्वेशन ऑलरेडी बना ली हुई है, उसी के सोल्यूशन R1 R2 आए थे, तो अब बार बार जी को जीरो नहीं करना। हाँ जी, तीनों टर्म जीरो हो रही हो किसी तरह। बड़ी वाज़ेह सी बात है ये, कोई इतना मुश्किल नहीं है। R = R2, R = R2। ठीक है, थैंक यू आयशा। सो जब मैं R = R2 पुट करूंगा, तो आप देखें फर्स्ट टर्म भी जीरो, सेकंड टर्म भी जीरो, थर्ड टर्म भी जीरो। तो डेरिवेटिव ऑफ Ly जीरो हो रहा है जब R = R2 है। तो अगेन आपको पता है दिस शुड बी अ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि जो मेरा y2 है इस केस में भी, दैट इज इक्वल टू डेल बाय डेल R ऑफ L, R माइनस R2। नो 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 नो, वन सेकेंड। पहले आप ये करेंगे कि पहले आप L को बाहर निकालेंगे और डेल बाय डेल R को अंदर ले जाएंगे। R - R2 y, क्योंकि ऑपरेटर्स एक्सचेंज हो सकते हैं, दैट इज इक्वल टू जीरो एट R = R2। इसका मतलब है कि मेरा सोल्यूशन जो है Ly2 दैट शुड बी जीरो, मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए उसको, इस इक्वेशन को। तो इसका मतलब है कि जो मेरा y2 है बेसिकली, वो L के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर, वो है डेल बाय डेल R, R - R2 टाइम्स y, विच इज अ फंक्शन ऑफ जी आर। और ये सारी चीज कैलकुलेट किस पे करनी है, R = R2 पे। सो दिस इज माई solution when R1 and R2 differ by an integer। ठीक है, so this is my second solution when R1 and R2 differ by non-zero integer। ऑल राइट, तो ये फार्मूला हुआ करेगा, इसको हम इस्तेमाल किया करेंगे ज्यादातर। अगर जीरो टीचर आ जाएगा तो बस आपने क्या करना है, वो फिर ऊपर वाला जो फार्मूला था, जीरो टीचर में वो R - R2 नहीं आता, और आप R = R1 पे उसको निकालते हो, यहाँ पे आप R = R2 पे उसको निकालते हो। सो ये दो फार्मूले हैं जिनको आपने याद रखना है।